चलिए, डिफरेंशियबिलिटी हम लोग देख रहे थे। तो देखिए, डिफरेंशियबिलिटी को वैसे इसका एक कॉमन मीन अगर देखा जाए ना, तो अगर किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट अगर एग्जिस्ट कर जाती है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशियबल होता है ना। बट इसके दो मीनिंग होते हैं डिफरेंशियबल होने के। एक तो होता है इसका, आप कह सकते हैं इसका ज्योमेट्रिकल एक तो मीन होता है, और दूसरा जो मीन होता है इसका फिजिकल मीन होता है। टेक्निकली दो मतलब होते हैं इसके, तो देख लेते हैं। टू टू fold meaning of differentiability। दो मतलब होते हैं इसको, और ये दोनों मतलब मैंने कल भी इनके बारे में थोड़ी चर्चा मैंने करी थी। एक तो होता है इसका फिजिकल मीन, है ना, क्या फिजिकल। और फिजिकल मीनिंग क्या होता है ना, इसका फिजिकल मीनिंग ये होता है इंस्टेंट इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। कोई फंक्शन आपको दिया रहा होगा, फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्म में ही होते हैं सारे फंक्शन, है ना। कोई फंक्शन रहा होगा आपके पास में, उसका इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, तो वो भी मैं लिख देता हूँ कहाँ पे, एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पे इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज आपको निकालना हो, क्या है अभी आ जाएगा सब सामने। अभी आप देख लीजिए, दो मतलब होते हैं इसके। इतनी बात तो खैर मैं पिछले टर्न पे कर भी चुका था। इस चीज को बताते वक्त मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि चीजें आपको पता है या नहीं है, पर चलिए ठीक है, आज इसको और अच्छे से देखेंगे। इसका दूसरा आता है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल मीन तो भाई यही है कि किसी पॉइंट, कोई फंक्शन आपके पास है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसके गिवन पॉइंट x इक्वल टू ए पर एक यूनिक टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, देखिए, टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए और यूनिक एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये भी बात है ना। मतलब एक ही टेंजेंट होनी चाहिए, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका आपका, एट x इक्वल टू ए अ यूनिक टेंजेंट should be exist। मतलब अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस पर अगर मैं पॉइंट x इक्वल टू ए लेता हूँ, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, a कॉमा एफ ऑफ ए। इस पर यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए, मतलब उसकी इक्वेशन अगर देखें तो कुछ इस फॉर्म में रहेगी, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, ये स्लोप, है ना। इसको भी अभी एफ डैश एक्स लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि यही यही तो प्रूफ करना है हमको कि वो जो डेरिवेटिव होता है उसकी वही आपका स्लोप होता है। ये तो हमको मैंने बता दिया हालांकि ये आपको पहले ही, है ना, पर अभी हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे। तो ये हो गया स्लोप। कोई भी लाइन अगर यूनिक है तो उसका बेसिकली वो इस स्लोप पर ही डिपेंड होता है सब कुछ, क्योंकि पॉइंट तो यूनिक होता ही है हर केस में, और ये तो वेरिएबल है। एक्स और वाई की तो बात करेगा नहीं, यूनिक होना या ना होना एक्स और वाई पे तो डिपेंड करेगा नहीं। ए और एफ ऑफ ए पर भी डिपेंड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ए और एफ ऑफ ए तो एक यूनिक पॉइंट है ही सही, एम पर डिपेंड कर जाता है। तो इसी लाइन को यूनिक टेंजेंट एक्सिस्ट करनी चाहिए, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना, इसी लाइन को स्लोप के रिस्पेक्ट में मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, इस लाइन को, दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू ए should be
एग्जिस्ट। ठीक है ना। पूरा जो चैप्टर होगा ना आपका, अगला जो चैप्टर होगा आपका, मतलब इसका अगला चैप्टर आपका डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से पूरा का पूरा एक मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपके कुल मिलाकर के छोटे छोटे 5 टॉपिक हैं, 5 चैप्टर है सॉरी। तो उनमें से एक पूरा चैप्टर तो इसी पे ही कवर होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a शुड बी एग्जिस्ट, उसको बोला जाता है टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, आई थिंक अब तो ठीक है ना। अब इस पार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि ये पार्ट आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी मैंने तो ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं इधर से आते हुए। जो भी क्वेश्चन बनता है वो यहीं से ही बनता है, इधर से नहीं बनता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो देख ही लेते हैं क्या होता है भाई रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ एवरेज चेंज। चलो पहले तो इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज देखने के लिए रेट ऑफ एवरेज चेंज देखना ही पड़ेगा भाई आपको, है ना। अच्छा बेटा सबको आप सब बच्चों को रेट एवरेज रेट ऑफ चेंज पहले देखना पड़ेगा हम लोगों को। एवरेज रेट ऑफ चेंज देखे बिना तो भाई पॉसिबल नहीं है इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज। तो पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज देखते हैं। अरे हमारे बच्चे आए या नहीं आए सारे? आदित्य आ गई, कटिंग क्लास से कुछ बच्चे आए हैं, अनिका आया, रमा भक्ति वेयर आर यू? हाँ सर। बैठी हुई है, निमिष बैठा हुआ है ना। किसी बच्चे का मैसेज आया है? थैंक यू बेटा, नम्रता दीदी थैंक यू। चलिए पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको देखना पड़ेगा, तो मैं निकाल देता हूं पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज। देखिए मैथमेटिक्स में ये जो रेट ऑफ चेंज होता है ना, रेट ऑफ चेंज तो देखिए किसी के रिस्पेक्ट में किसी का भी देखा जाता है। तो एक्चुअली रेट ऑफ चेंज हमेशा क्या होता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मुझे रेट ऑफ चेंज देखना है, तो आपको फिर ये बात अंडरस्टूड है कि फिर आप ये बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट में और किसका। तो जिसका देखा जाता है, जिसका देखा जाता है रेट ऑफ चेंज, वो तो आता है न्यूमरेटर में, जिसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है वो आ जाता है डिनोमिनेटर में। किसी बच्चे का मैसेज आया? लेट मी चेक। यश अमानिका सर आपको भी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिसका चेंज देखा जाता है वो आता है न्यूमरेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है वो आता है डिनोमिनेटर में। और ये पहली बार नहीं देख रहे हो आप लोग, फिजिक्स में आप लोगों ने बुक देखा होगा कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, v इज इक्वल टू dx by dt। एक्चुअली ये dx जो होता है ना आपका, ये डेल्टा x ही होता है आपका। इस केस में आपका ये भी इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज हो जाता है एक्चुअली, है ना। होता ये भी dx ही है, वो आगे आएगा, वो सारी चीजें सब आगे आएंगी। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज, है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में देखते हैं। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, देन एवरेज रेट, एवरेज को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इन x1 to x2 where x1 and x2 interval x1 x2 sorry, where x1 comma x2 in its domain, डोमेन में है भाई, है ना। तो देखिए ये कैसे होता है, मैं ग्राफ देखता हूँ थोड़ा सा। सपोज कोई फंक्शन है मेरे पास, ये आपका इधर x1 हो गया, ये इधर x2 हो गया, y एक्सिस की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हटा देते हैं इसको, है ना। वो कैसे भी करके कुछ तो भी मूव कर रहा है कुछ ऐसा, तो ये यहाँ पर इधर है और ये पॉइंट इधर है आपका। ये इक्वेशन की बात करें तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है आपका। ये पॉइंट आपका x1 कॉमा एफ ऑफ x1 हो जाएगा, और ये आपका जो पॉइंट है ये x2 कॉमा एफ ऑफ x2 हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि मेरे पास रेट ऑफ, मेरे पास इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज अगर मुझे निकालना है कि ये फंक्शन मेरा कितना रेट, अब मेरे को रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो किसका निकालना है? फंक्शन का निकालना है। किसका निकालना है? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है।
मतलब जो गिवन इंटरवल है उसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा ना, फंक्शन मेरा कितना चेंज हुआ है, फंक्शन मेरा y, देखिए फंक्शन में जो चेंज आ रहा है वो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही आ रहा है। फंक्शन मेरा जो चेंज हो रहा है y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, पहले तो मैं वो निकाल दूंगा। तो वो कितना चेंज हो रहा है, f of x2 माइनस f of x1, है ना। या फिर अगर f of x1 बढ़ा है तो फिर f of x1 माइनस f of x2 हो जाएगा, वो जो भी है ना, रेट ऑफ चेंज। तो और इधर मेरे पास फंक्शन कितना चेंज हुआ है, ये अगर मैं बात करूं तो इधर मेरे पास रेट ऑफ चेंज अगर देखूं तो ये मेरे पास x2 माइनस x1 होगा, ये हो जाएगा डेल x। ऐसे ही देखा जाता है भाई, रेट ऑफ चेंज, जिसका रेट ऑफ चेंज देखा जाता है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है, जिसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है वो डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है ना। हेयर हेयर इट इज ऑब्वियस दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। भैया x1 इक्वल टू x2 हो गया तो फिर तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज तो देखा जाता है पूरे का पूरे एक इंटरवल में देखा जाता है, ये है ना। बट इन केस of instant change, instant rate of change। अब instant rate of change निकालने के लिए first we define instant rate of change at x equal to a, at x equal to a। first we define rate of change, एवरेज रेट ऑफ चेंज आना चाहिए, चलिए कोई नहीं, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज rate of change from x equal to a से to x equal to x, कोई भी जनरल पॉइंट होगा, या फिर from to x, कोई भी जनरल, x इक्वल टू x लिखना कोई वो मीनिंगलेस सी बात हो जाती है। x इक्वल टू a से x किसी भी जनरल पॉइंट तक लिख देंगे, ठीक है ना, एट x इक्वल टू a वेयर a comma x in the domain of function, ठीक है ना। तो कर देते हैं पहले तो ये, अगर इसको भी निकालें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, है ना। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज फ्रॉम x इक्वल टू a टू x, बोलो भक्ति कितना होगा, बोलो भक्ति कितना होगा, भक्ति बोलो कितना होगा, दीदी आप बताइए कितना होगा, बोलो। f of a minus f of x divided by a minus x होगा ना। पता नहीं भक्ति को क्या प्रॉब्लम हुई इसमें, है ना। वेयर a इज नॉट इक्वल टू x, ये नहीं हो सकता। अब अगर ये नहीं हो सकता तो मैंने तो कहा था कि इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज जो होता है वो किसी एक पॉइंट पे निकलता है, और मुझे इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज तो किस पे निकालना था, मुझे तो ए पर ही निकालना था। और यहां पर तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ए इज नॉट इक्वल टू एक्स। अब इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज कैसे निकले, कैसे निकले, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज निकालना है मुझे। मेरी बात सुनना ध्यान से, पूरा का पूरा चैप्टर यहीं से खड़ा होता है ये। यस पार्थ, आर यू देयर? हाँ सर। पार्थ मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज x इक्वल टू a से लेकर के x के बीच में ये कुछ आया है, f ऑफ a माइनस f ऑफ x अपॉन a माइनस x। मुझे एवरेज, मेरे को इंस्टेंट ये एवरेज रेट है a से x के बीच में, मुझे इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज निकालना है x इक्वल टू a पर। और मैंने तो डिक्लेयर ही करा है कि x इज नॉट इक्वल टू a है, तो मैं खुद डिक्लेयर ही कर चुका हूँ। तो अब मैं
हाँ इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज कैसे निकालूंगा x इक्वल टू a पर, प्लीज रिप्लाई कीजिए। सर, x को हम a की तरफ ट्रेंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो किस साइड से करेंगे? सर दोनों साइड से। ठीक है, शाबाश। अब माइक बंद कर लो, बहुत शोर आता है भाई तुम्हारी तरफ से। बिल्कुल सही बोली इसने ये बात। और ये तो लिमिटिंग कंसेप्ट होता ही है, ये तो लिमिटिंग कंसेप्ट होता ही है कि अगर f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x माइनस ए, मुझे x इक्वल टू ए पर बिहेवियर देखना है, तो x इक्वल टू ए पर बिहेवियर अब मैं डायरेक्ट नहीं देख सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इस पर लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज अगर मुझे x इक्वल टू ए पर देखना है, तो मैं यहाँ पर x इक्वल टू ए नहीं देख सकता। तो अब मेरे पास बाय द डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नाउ बाय लिमिटिंग कंसेप्ट, यहां से अब लिमिट से जुड़ता ही है, यहां से अब ये चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी लिमिट से जुड़ जाता है, आगे कंटिन्यूटी से भी जुड़ेगा। बाय द लिमिटिंग कंसेप्ट, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज एट x इक्वल टू a क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ a माइनस एफ ऑफ एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस ए, वो तो एक ही बात है, अपॉन ए माइनस एक्स, ये ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या होता है। दीदी दीदी हाँ सर। क्या करें अब आगे, ये अगर x इक्वल टू ए पे ट्रेंड कर जाएगा तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0। तो इसमें एल हॉस्पिटल लग सकता है क्या? हाँ। तो बेटा एल हॉस्पिटल लग सकता है, तो फिर तो मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगा दूं, तो फिर तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, एफ डैश एक्स माइनस जीरो अपॉन वन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। अब तो क्या है, अब तो 0/0 की फॉर्म खत्म हो गई, अब तो 0/0 फॉर्म खत्म हो गई ना, तो इसको तो फिर मैं सीधे सीधे एफ डैश ए भी बोल सकता हूँ, क्या नहीं बोल सकता क्या? जवाब दीजिए। हाँ बोल सकते। ठीक है ना, ये तो मेरे पास एक डेफिनेशन हो गई कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस a, ये जो आपका डिफरेंस, ये जो आप निकाल रहे थे ना इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, ये कुछ नहीं होता, उस पॉइंट पर आप डेरिवेटिव निकाल दीजिए और उसमें वैल्यू रख दीजिए, उसी के बराबर होता है। नाउ इस डेफिनेशन से क्लियर है, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स at x equal to a is derivative if is derivative value at x equal to a of y equal to f of x। अब ये तो क्लियर हो गया आपका, यहां तक इतना चीज तो क्लियर है। और यहां से लिमिटिंग कंसेप्ट, अगर x टेंडिंग टू a पर, x टेंडिंग टू a पर अगर मेरे पास कोई लिमिट है इस तरीके से जा रही है, तो इसको तो LHL RHL में मैं अलग कर सकता हूँ ना, यहाँ पे लिमिटिंग कंसेप्ट से मैं इसको ऐसे भी, ये यही चीज है, ये चीज एग्जिस्ट करने का कब बोल सकते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट कर गई, जब x ट्रेंडिंग टू a प्लस और a माइनस पे आपकी LHL और RHL इक्वल हो जाए, यही तो बोलते हैं। तो LHL RHL इक्वल हो जाए उसके लिए, तो इसके इसके रेस्पेक्ट में अब मैं दो टर्म और लिख सकता हूँ कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h, आई एम सॉरी बेटा ये f ऑफ a होगा ना, माइनस एफ ऑफ ए, और ये भी एफ ऑफ ए होगा, क्या कर रहा हूं मैं, ये एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए इक्वल टू, भाई ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी आर एच एल हो गई ना, ए के राइट साइड से आ रहे हैं आप, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये होना चाहिए एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए, ठीक है ना, और ये इक्वल टू कितना हो गया, एफ डैश ए, ये ही है भाई आपका
डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना, यही है आपका डिफरेंशिएबिलिटी। और इसको बोलते हैं, अब ये देखने में लिमिट जरूर लग रहा है, पर डेरिवेटिव के केस में, अगर लिमिट के केस में बोलेंगे तो इस डेरिवेटिव की ये आपकी राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, मगर क्योंकि डेरिवेटिव में देख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नया नाम दे दिया जाता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD, और इसको बोला जाता है लेफ्ट, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ये तो डेरिवेटिव होता ही है। कभी भी किसी पॉइंट पर x इक्वल टू a पर अगर RHD इक्वल टू LHD हो गया तो उसका मतलब है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या फिर ये तो हुआ कौन सा, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, उसके ज्योमेट्रिकल में वही हो जाएगा किसकी, उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। क्लियर है पार्थ? ये फर्स्ट पेज, सेकंड हाँ पेज, सर। है ना। अब तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके का कोई डाउट रहेगा। यस प्रणव प्रताप पाटिल, इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. ये प्रणव प्रताप पाटिल की आवाज दीदी जैसी कैसे आई? प्रणव प्रताप पाटिल, इज दिस क्लियर टू यू? बच्चा बैठा भी है, नहीं बैठा है आज क्लास में? दोनों बैठे हुए हैं। प्रणव प्रताप पाटिल, क्लियर है आपको? क्लियर है भाई, बच्चे को क्लियर है, नो डाउट सर। चलिए, है ना। तो आप मतलब जब मैं कल बात कर रहा था तो आपका बार बार मैसेज आ रहा था, सर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो ऐसे नहीं होता है बेटा, रिकॉर्डिंग पर जाती है सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कोई भी स्पॉन्टेनियस कोई नई थ्योरी जो है वो एकदम से डिलीवर कर दें आपको, है ना, बिना उसको चेक किए। तो वैसे नहीं होता है। आप जो कह रहे थे वहां पे उस वक्त, हालांकि वो चीज़ सही थी, तो तुम उस दिन कह रहे थे ना कि सर ये कर लो ऐसे आ जाएगा, वो चीज़ सही थी, है ना। पर फिर वो जेई डोमेन से बाहर हो जाता है। तो भाई हमको जेई का एग्जाम देना है, तो इस वजह से उस चीज को मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था ना वो चीज भी गलत नहीं थी, वो भी सही थी। मगर जेई में जो है वो यहाँ से लिंक बैठा कर रखा हुआ है। ऑब्वियसली देखिए, इस फिजिकल मीन से कभी कोई क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा आज तक ऐसे आते हुए। इस पार्ट से तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा कभी कोई कवर किया हो जेई ने। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं, ठीक है ना। पर उसका कुछ कह नहीं सकते भाई, वो लोग के ऊपर कोई ऐसे बाउंडेशन तो है नहीं कि आपको आज तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाकर वो लोग दे दें, तो आपको मीनिंग तो पता होना चाहिए कम से कम, इसलिए मैंने बता दिया, है ना। चलिए अब नेक्स्ट, इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन है, जहाँ से चैप्टर एक्चुअली क्वेश्चन तो यहीं से ही आते हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग। और ये तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया भी था, ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इसको देख लेते हैं। if y equal to f of x, if y is equal to f of x is a function whose graph is shown below and a secant joining 2 points on curve या फिर ग्राफ। कौन कौन से पॉइंट है? a कॉमा f of a and b which is b कॉमा f of b, ठीक है। तो ये जितनी बातें कर रहा है पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ये लीजिए, ये मैंने एक्स एक्सिस ही बनाई क्योंकि एक्स एक्सिस ही को ही बताना ज़रूरी रहता है। वाई एक्सिस का तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा इस केस में तो कोई ऐसा रोल नहीं। तो मैं कोई कोई भी ऐसा कोई एक सिंपल सा कोई एक ग्राफ बनाया था। सपोज ये कोई ग्राफ है और इसी पे ये कोई 2 पॉइंट है भाई मेरे पास। ये मेरे पास कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट ये बी ले लेता हूँ। ये बी कॉमा एफ ऑफ बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ मेरा एफ ऑफ एक्स कॉम
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, a कॉमा एफ ऑफ ए हो जाएगा, है ना। ग्राफ के बारे में भी बेटा लिख लेते हैं। द पॉइंट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। तो चलिए, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया था उस वक्त। हालांकि ये आगे इस पॉइंट को भी जो है वो क्रॉस करती हुई जाएगी, मगर इस पॉइंट हम जो स्टडी करेंगे ना, ये 2 पॉइंट मेंशन कर देंगे, उससे ही बहुत है, क्योंकि आगे तो वैसे भी हम बी को ए के पास स्टैंड कराने वाले हैं। तो ये इधर ऐसा, और इधर भी अगर थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड कर दें तो ये कुछ ऐसी एक लाइन बन जाएगी, है ना। ये कोई भी मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक सीकेंट है, ए और बी को इंटरसेक्ट करती है, हालांकि आगे भी इंटरसेक्ट करेगी ये, मगर हमको केवल इन 2 ही पॉइंट से मतलब है, तो इधर ही देखेंगे। अच्छा, एक और चीज, एक मिसकंसेप्शन बहुत होता है कि टेंजेंट वो लाइन होती है जो ग्राफ को किसी पॉइंट पर टच करती है। हाँ, ये बात सही है कि गिवन पॉइंट पर टच करती है, मगर ऐसा नहीं है कि वो केवल टच करती है तो कोई टेंजेंट ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये मिसकंसेप्शन अगर कोई पहली बार इस बात को सुन रहा है तो दिमाग से अच्छे से निकाल देना बेटा, कि टेंजेंट का रोल केवल ग्राफ को टच करना ही होता है। गिवन पॉइंट पर टच करती है, आगे जाकर के इंटरसेक्ट कर सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो, ठीक है ना। तो जैसे कोई अगर टेंजेंट, ये कोई ग्राफ है, कोई भी कई भी किसी भी तरीके का ग्राफ पॉसिबल है, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो ये इधर जाकर के इसको इंटरसेक्ट कर देगी, ठीक है ना। तो गिवन पॉइंट पर टच जरूर करती है, मगर हर जगह ही टच करती है ऐसा नहीं होता है। किसी बच्चे का माइक ओपन रह गया, बेटा माइक बंद कर लो यार, माइक वाइक बंद कर लो, डिस्टर्बेंस आ रहा है। कौन है ये? चलिए, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, नाउ इफ बी टेंडिंग टूवर्ड्स ए, बहुत टेक्निकली बहुत मीनिंगफुल वर्ड है ये, देन secant AB becomes tangent at x इक्वल टू किस पर और क्यों? दीदी तुम बताओ, बोलो बोलो दीदी। अगर मेरा बी जो है वो ए की तरफ ट्रेंड कर जाए, मतलब ग्राफ जो है मेरा, है ना, जो मेरा ग्राफ है, ये बी जो पॉइंट है ग्राफ पर, ये जो बी पॉइंट है वो वेरी करता 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 ए के पास आने लग जाए। अगर वेरी करता करता ए के पास आने लग जाएगा तो सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी और किस पॉइंट पर? टेंजेंट कन्वर्ट हो जाएगी ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर, बिल्कुल सही बोली इसने बात। कैसे सही बोली? देखिए मैं थोड़ा आपको फील कराने की कोशिश करता हूँ, है ना, मैं थोड़ा सा आपको फील कराने की कोशिश करता हूँ इस बात को, कैसे हो जाएगी। कुछ बच्चों को शायद है। थोड़ी देर के लिए ये जो ग्रीन लाइन है ना, प्लीज इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये हटा दी मैंने लाइन, ग्रीन लाइन, है ना, ये ग्राफ का हिस्सा है, पर थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए अभी। तो देखो, ये मेरे पास लाइन है, सपोज ये बी, नहीं आई, ये लीजिए अब आ जाएगी, हाँ ये लाइन है, ठीक है ना। ये लाइन अगर है, अगर मैं इसको, इसका इधर वाला एंड अगर मैं फिक्स कर देता, इधर वाला एंड अगर मैं इसका फिक्स कर देता, और फिर मैं इस लाइन को इधर से मूव करता, अब ये यहाँ से तो आएगा नहीं, देखने में आएगा नहीं ऐसे, है ना। जैसे मैं इसको पास लेता हुआ जा रहा हूँ, देखिए ये जो सीकेंट है इसको मैं रोटेट करता हुआ जा रहा हूँ, तो ये जो बी पॉइंट है ना, इसको देखिए, ये ग्राफ पे मूव करने लग गया। ये ग्राफ पे मूव करता करता किसकी तरफ जा रहा है? ये ए की तरफ जा रहा है। हालांकि अभी क्या है ना, मैंने उधर से इसको फिक्स नहीं किया, मैंने ए पॉइंट को तो फिक्स कर दूं मैं यहाँ से, और इधर से मैं इसको टेंजेंट को ऐसे उठाने लग जाऊं, तो होगा क्या उस केस में? ये जो पॉइंट है, देखिए जो वेरी करने वाला ये जो बी पॉइंट है, ये वेरी करेगा ग्राफ पे और आगे की तरफ जाएगा, और आगे की तरफ जाएगा तो एक केस ऐसा आ जाएगा कभी ना कभी, एक केस ऐसा आ जाएगा कि लाइन कंप्लीटली इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरीके से, ये एक टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी ये। तो वो वाला जो केस है हम उसी को स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, हम हमारी जो लाइन मैंने जो डिलीट कर दी है उसको हम फिर से बना देते हैं। ये यहाँ से कुछ ऐसे थी,
ठीक है ना, ये हालांकि थोड़ा सा ये पॉइंट ए, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे तो देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को ट्रेंड कराने के दो तरीके, एक तो या तो ये इधर से इस तरीके से आएगा ये यहाँ पे, तो जब इसकी तरफ आता हुआ जाएगा देन टेंजेंट देन सीकेंट बिकम टेंजेंट्स एट x इक्वल टू a, या फिर x इक्वल टू पॉइंट का नाम है वो तो x इक्वल टू a पर, ठीक है ना। ये आपकी x एक्सिस है, ये है आपका a कॉमा 0, और ये आपकी x एक्सिस पर ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, b कॉमा 0, ठीक है ना। देन इन लिमिटिंग केस, जब वो लिमिटिंग केस रहेगा, लिमिटिंग केस कौन सा, जब b जो है वो a के जस्ट अगला पॉइंट एडजेसेंट पॉइंट बन जाएगा, है ना। तो b आपका क्या बन जाएगा एट लिमिटिंग केस, b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा a प्लस एच हो जाएगा। क्यों a प्लस एच होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट, अच्छा वैसे इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पर भी लिखना चाहिए था, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या सॉरी सीकेंट, इस सीकेंट का जो स्लोप है वो कितना है m, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ऐसे ही तो देखते हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन में पड़ा होगा ना, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये तो वही तो लिखा हुआ है b माइनस ए। मगर इस लिमिटिंग केस में, इस वाले केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को तो बताना पड़ेगा कितना है, ये कितना हो जाएगा f ऑफ a माइनस एफ ऑफ बी आता, मगर b की जगह क्या आएगा a प्लस एच, है ना। या फिर फ्लिप करके लिख लो इसको, थोड़ा देखने में सुंदर लगता है, और आपकी बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है सिर्फ ये, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अपॉन a प्लस एच माइनस ए, ये हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, इसी को ही बोला जाता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी खैर वो आगे आ जाएगा। ये आपका हो गया इस पॉइंट से, अगर ये बी आपका इधर से ट्रेंड करने लग जाए तब जो आपके पास वैल्यू होगी तब ये सेकेंड। अब जब ये लिमिटिंग केस आपका आ जाएगा ना, वो केस जब ये लिमिटिंग केस आपका आ जाएगा तो देखने में कुछ कुछ ये ऐसा लगेगा, ये ऐसा कुछ, मतलब ये आपके जस्ट दो पॉइंट को मिलाने वाला, चलिए इसको आगे बना लेते हैं। ये जो पूरा का ये जो पूरा है ना ये ए, और ये ए प्लस एच पर ये जो लाइन आएगी यहाँ पे, ये जो बस अगले पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई, इसी को मैं माइक्रोस्कोपिक पॉइंट व्यू पर जाकर के थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ। ग्राफ यही होगा, मगर इसमें मैंने, आप ये मान के चलो, जहां पर वो लिमिटिंग केस हो रहा है वहां पर मैंने एक बहुत अच्छे रेजोल्यूशन का एक मैग्नीफाइंग ग्लास अगर लगा दिया तो वही चीज आपको अब कैसे दिखेगी, ठीक है ना। अब दिखने में क्या है, ए के जस्ट बाद है वो ए प्लस एच, मगर इसमें अगर थोड़ा बड़ा करके देखना है तो उसको अलग से थोड़ा सा जो दिखा देते हैं, यहां पर है आपका ए प्लस, जिसको हम बोलेंगे ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा, यही हो जाएगा। और इसका जो अगला पॉइंट होगा ए माइनस, जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा सा नहीं लिखा ये, ए माइनस एच, ठीक है, ये बोलते हैं। अब बात करते हैं, ये आपके पास दो एडजस्टेंट पॉइंट को मिलाने वाली सीकेंट अगर बन जाती है तो ये लाइन आपकी कुछ ये हो जाएगी, ये जो लाइन है आपकी कुछ ऐसा हो जाएगी, इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई सी, ये हो जाएगी, ठीक है ना, ये हो गया। अगर इसको जरा सा और ऊपर कर दिया फिर ये टेंजेंट बन जाएगी x इक्वल टू ए पर, और जैसे ही इसको जरा सा ऊपर करेंगे, मतलब बहुत थोड़ा सा ऊपर उठाया, तो ये a आपका ए प्लस जो है वो आपका a को जाकर के कोलैप्स कर जाएगा, और जब ये कोलैप्स कर जाएगा उसके बाद जरा सा फिर और ऊपर उठाया, मतलब पहले तो यहां से थोड़ा सा ऊपर उठाया, जैसे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे इधर आके टेंजेंट, अभी भी सीकेंट है ये, इस केस में भी ये लिमिटिंग केस से सीकेंट का ही है, हल्का सा और उसको पुश किया ऊपर, ये टेंजेंट बन जाएगा, उसके बाद फिर और हल्का सा और पुश करेंगे, ये फिर से सीकेंट बन जाएगा, और उस केस में ये सीकेंट कौन सी बन जाएगा, उस केस में ये वाली सीकेंट बन जाएगा,
उस केस में ये इधर वाली सीकेंट बन जाएगा। अब मेरा जो ज्योमेट्रिकल मीन है मैं उस पर आता हूं। इफ एट x equal to a, y equal to f of x has a unique tangent, then क्या होना चाहिए? भक्ति आप बताइए। x इक्वल टू ए पे देखो लिमिटिंग केस है बेटा, ये a प्लस पे और a माइनस पे ये दो सीकेंट आ गई इधर उधर से। मैंने ये बोला कि आपका x इक्वल टू ए पर एक यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए। तो फिर ये LHD जो कि इधर RHD आने वाला है, ये a प्लस एच पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब a और a प्लस एच पर स्लोप ऑफ सीकेंट, आई एम सॉरी स्लोप ऑफ सीकेंट, और a और a माइनस पर स्लोप ऑफ सीकेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू ए। क्या इसमें कोई रिलेशन जा सकता है क्या? क्या इसमें कोई रिलेशन जा सकता है क्या? सर वो इक्वल होने चाहिए ना। क्या होना चाहिए बोलो? सर जो RHD है वो इक्वल होना चाहिए LHD के बराबर होना एक चाहिए। एक एक मिनट एक मिनट बेटा, एक मिनट। प्रथमेश माने इज बेटा h इक्वल टू 0। मैं आपकी बात समझा ही नहीं प्रथमेश। आप h इक्वल टू 0, h मैंने 0 नहीं हो सकता h। अगर h ही 0 कर दिया ना मेरे भाई, अगर h ही 0 कर दिया ना तो तो फिर आपका लिमिट खत्म हो जाएगा, कंटिन्यूटी भी खत्म हो जाएगा, और डिफरेंशियबिलिटी का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। h ट्रेंडिंग टू 0 है, 0 नहीं है, h 0 नहीं है आपका, है ना। प्लीज आप पुराने जो ओल्ड वीडियोस हैं आप उनको देख लीजिए एक बार, है ना। चलिए, हाँ भाई, हाँ बेटा भक्ति बोलो। भक्ति, सर हाँ। वो दो स्लोप इक्वल होने चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है स्लोप ऑफ सीकेंट लिमिटिंग केस में, लिमिटिंग केस कौन सा होगा? जब सीकेंट आपके टेंजेंट बनने जा रही होगी, तो आपका जो स्लोप ऑफ सीकेंट है h आपका जैसे जैसे जीरो के पास, h आपका जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये a प्लस आपका a में जाता जा रहा है, और इधर से भी h आपका जीरो की तरफ ट्रेंड करता जा रहा है, इसका मतलब भी क्या है कि इधर भी a माइनस एक जो है आपका, इधर भी a माइनस जो है आपका, ये भी आपके पास जो है वो a की तरफ जाता जा रहा है। यही तो मतलब है इस चीज का। तो जो लिमिटिंग केस होगा उस केस में होगा क्या कि स्लोप ऑफ बोथ सीकेंट अगर आपका मतलब जैसे जैसे ये h आपका कम होता जाता है, अगर सीकेंट आपकी टेंजेंट के स्लोप में कन्वर्ट हो जाती है तब तो एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो भक्ति ने बिल्कुल सही बात बोली है कि लिमिट मतलब ये सारे स्लोप बराबर h ट्रेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। यहां तक तो देखो बात तो हर बच्चे को क्लियर है, मगर ऐसा होता क्यों है ये नहीं पता, इसको भी देखते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच एफ ऑफ a अपॉन a माइनस एच, ये a, और यही आपके पास हो जाता है f डैश a। ये होता है x इक्वल टू a पर टेंजेंट का स्लोप, ये होता है लिमिटिंग केस लेफ्ट हैंड साइड से, ये होता है लिमिटिंग केस राइट हैंड साइड से। अब जो भक्ति ने बात बोली, भक्ति ने बोली सर ये जो आप है ना इधर से पुश कर रहे हो ना, इधर से ये इधर से जैसे ही आप ऊपर पुश करोगे तो ये h आप क्या कर रहे हो, जीरो की तरफ ट्रेंड कराते जा रहे हो। तो यही आपका जो स्लोप है, अगर h को जैसे जैसे आप जीरो पर ट्रेंड कराओ, यही आपके पास टेंजेंट पर जो स्लोप आ रहा होगा उसमें कन्वर्ट हो जाए। मतलब यही सीकेंट आपकी अगर टेंजेंट पे, पहले मैं टेंजेंट भी बना देता हूँ, x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर टेंजेंट कुछ ये कुछ टेंजेंट है, ठीक है ना। तो ब्लैक वाली ये टेंजेंट है। सर इधर से आप जैसे इसको टेंजेंट कराते, एच आपका जीरो की तरफ ट्रेंड कराते जा रहे हो, तो ये जो आपके पास ये जो ग्रीन वाली लाइन है, लिमिटिंग केस पर जाते जाते जैसे ही आपका एच जो है वो जीरो के पास जाता जा रहा है, और जब आप ए प्लस आपका ए में चला जाए उस केस में यही ग्रीन लाइन आपकी जो है ब्लैक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, और इधर से ये जो ऑरेंज लाइन है ये भी ब्लैक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तब हम कहेंगे एक्स इक्वल टू ए पर एक ही टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। मेरा प्रश्न है कि फिर ऐसा कौन सा केस है जब ये करने पर भी दो या दो से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करती है? बहुत सारे केसेस है, ये ब्रेक कर दिया मैंने, इधर से एक फंक्शन चालू हो गया। ये मेरा एक्स इक्वल टू ए है, ए प्लस भी इधर होगा, ए माइनस भी इधर होगा। ए पर तो टेंजेंट, क्योंकि देखिए टर्मिनल पॉइंट पे कभी भी टेंजेंट नहीं खींच सकते आप, खींचोगे ना इनफाइनाइट आ जाएगी। ये भी एक टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट, कितनी भी टेंजेंट खींच सकते हो उस पॉइंट पे। तो वो जो यूनिक टेंजेंट वाली बात होती है ना, टर्मिनल पॉइंट पे कभी नहीं होती है। तो
तो x इक्वल टू ए पर तो अब पहले तो आपकी टेंजेंट डिफाइन भी नहीं है, फिर भी चलो RHD LHD की बात करते हैं। a प्लस की अगर मैं बात करूंगा, a प्लस पे अगर मैं बात करूंगा तो a प्लस पे टेंजेंट का स्लोप जो भी होगा वो a माइनस पर टेंजेंट के स्लोप के बराबर नहीं होगा, कैसे भी नहीं हो सकता आपका, है ना। मान के चलिए अगर इधर मैं टेंजेंट लेता हूँ, ये कुछ ऐसी टेंजेंट आती है a प्लस पे, तो इधर अगर मैं बात करूंगा तो ये इधर कुछ ऐसी टेंजेंट आ जाएगी आपकी, नहीं है इक्वल, बल्कि अपोजिट है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव आ जाएगा। एक तो केस ये हो गया। दूसरा दूसरा ये शार्प एज वाला, ये शार्प एज मतलब ज्यादा ही शार्प हो गया, ऐसा ग्राफ नहीं होता है, मगर ऐसा ग्राफ तो हमने खूब देखा है। अगर हम बात करें कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो वो भी वी शेप का कुछ ऐसा ही ग्राफ होता है। देखिए ये आपका x इक्वल टू ए हो जाए, चलिए मैं और अच्छे से बताता हूँ इसको, थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। जैसे सपोज ये है आपका कोई ग्राफ और ये y इक्वल टू ये मॉड ऑफ x है, ये हो गया, है ना। तो थोड़ी देर के लिए मैं कार्टेशियन हटा देता हूँ ताकि आपको विजिबल अच्छा हो सके। कार्टेशियन वही है जिस मैंने हटा दिए। तो अगर x इक्वल टू ए प्लस पे अगर मैं बात करूं, देखिए मैं अगर बात करता हूँ ना y इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट होगी ना वो ये खुद ही होती है। इसके किसी भी पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट पर खुद ही टेंजेंट होती है, नहीं होता है विश्वास निकाल के देख लो। इस पे कौन सा पॉइंट लाया करता है, देखो 1,3 लाया करता है ना। तो अब मैं 1,3 पर इसकी टेंजेंट निकालू तो पहले y डैश निकाला, 1 आ गया, y डैश 1 आ गया। अब ये स्लोप आ गया, लगा दो लाइन की इक्वेशन y माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 1। देखो बेटा यही आ गया, किसी भी पॉइंट पे निकालो आप। तो लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट वो खुद ही हो जाती है, ठीक है ना। तो अब अगर बेटा मैं ए की बात करूं तो ए तो जीरो की बात करूं, जैसे ये तो पॉइंट मेरा जो है वो जीरो है, तो जीरो पर तो छोड़ो, जीरो प्लस पे टेंजेंट ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, जीरो माइनस पे टेंजेंट क्या है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। सबसे अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए, y जीरो प्लस पे टेंजेंट y इक्वल टू एक्स है और जीरो माइनस पे आपकी जो टेंजेंट है y इक्वल टू माइनस एक्स है। अलग अलग टेंजेंट आ गई जीरो प्लस और जीरो माइनस पे। और जीरो की बात करें तो जीरो पर तो फिर आप चाहे जितनी टेंजेंट खींचो, ये देखिए ये खुद भी है जीरो पर एक टेंजेंट, तो ये खुद भी है। तो जीरो प्लस और जीरो माइनस पर तो अलग अलग हो गई टेंजेंट। समझ में आया भक्ति? हाँ सर। पार्थ क्लियर है? दीदी? हाँ संस्कृति जी आपको क्लियर है? संस्कृति आई थिंक हाँ नॉट सर। सिटिंग, बैठी हुई है, चलिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो केस है ना, लिमिटिंग केस आपका, ये मतलब इधर से RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और इधर से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका लाइन का स्लोप हो जाए। इसका मतलब है गिवन पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये आपका कंटिन्यूअस कर्व में होता है, जैसे इस केस में पॉसिबल है। मगर वो जो बच्चों के दिमाग में आई होगी ना बात कि सर ऐसा ही क्यों है, अगर नहीं भी होते तब क्यों नहीं हो सकता, तो उसका केस मैंने आपको बता दिया। दो केस बनते हैं मेजरली, तो ज्यादातर तो दो ही तरह के केस बने जाते हैं, या तो एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस आ जाए या फिर शार्प एज आ जाए। मगर केवल ये दो ही नहीं है, एक तीसरा पॉइंट भी है, उसको बताने के लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्ड में थ्योरी अभी तक आपने नहीं देखी है। तो मेन तो कुल मिलाकर के फंक्शन आपका कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, जब आपका फंक्शन शार्प एज कंटेन करता है या फिर ब्रेक हो जाता है। अब वो ब्रेक कैसे भी हो सकता है, होलो सर्कल आ जाए, LHL लिमिट एग्जिस्ट करके होल मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाए, या फिर लिमिट ना एग्जिस्ट करके डिसकंटिन्यूअस हो जाए, दोनों केसेस में भी। इवन अगर ये वाला जो केस है ना, ये इधर होलो सर्कल आ गया, इस केस में भी इधर अगर टेंजेंट खींचिए आप, इधर से ऐसे कुछ आ जाएगी, इधर खींचेंगे मतलब ए प्लस पे, ए माइनस पे इधर ऐसे कुछ आ जाएगी। ए पर तो टेंजेंट ए तो है ही नहीं, तो टेंजेंट कहां से आएगी, ठीक है ना। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो भी आपका डिफरेंशिएबिलिटी का कोई सवाल नहीं उठता है ना। और शार्प एज आ गया उस पर भी आपकी डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो नॉट एग्जिस्टेड या नॉट डिफाइंड हो जाती है ना। अब तो देखिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के इस क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट कराया। अब से हमारे पास, मैं लिख देता हूं, इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल डिफर, ई मिस हो गया यहाँ पे, ERE होता है, चलो लिख देते हैं, differentiable at x equal to a, then right hand derivative
इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एफ डैश ए, और इसको अगर लिमिटिंग केस में बोलेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस h, मतलब a प्लस h माइनस a, तो बेटा वो a h ही बनता है, तो h ही लिखते हैं इसको। अगला लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें थोड़ा सा ये f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h बचता है, इसलिए h ही लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू f डैश a। अब देखिए कई बार तो आपके पास, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, नहीं, h टेंडिंग टू, आई एम सॉरी, h टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू a f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a इक्वल टू f डैश x, f डैश a। तो ये है आपके पास डेफिनेशन। अब देखो जब हमने लिमिट का पढ़ी थी ना हमने, तो लिमिट में मैंने आपको क्या कहा था, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर हम सीधे ही लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x निकाल लिया करते थे, और कुछ केस जहां हमको लगता था, जैसे मॉड अगर कहीं आ जाता था, जहां हमको ऐसा लगता था कि यार पॉइंट मिसिंग है, यहाँ पर LHL RHL अलग अलग आ सकती है, तो जहां हमको शक लगता था वहां पर हम a प्लस और a माइनस पर लिमिट अलग अलग चेक करते थे। तो वही चीज यहाँ पर भी है। कुछ केसेस में तो आपके पास सिंपली यहां से देखिए, ये आपका लिमिट का क्वेश्चन है, अब यहां से ये आपका लिमिट का क्वेश्चन है, और हर केस में 0/0 ही बनेगा, है ना। तो अगर क्वेश्चन कर्व आपका स्मूथ होता है, लाइक पॉलिनोमियल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल्स होते हैं, उन जगह पर तो देखिए आपको अलग अलग LHL RHL अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है। मगर कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जहां पर वो सब कब हमको पता पड़ेगा, उसका एक ही जवाब है, प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी ऐसी अप्रोचेस तैयार हो जाती हैं, जब आपको देखते ही फील आ जाता है कि नहीं यार, इसके लिए LHD RHD अलग हो सकते हैं, है ना। तो ये कुछ भी नहीं है, यहाँ से लिमिट का ही क्वेश्चन बन जाता है सिंपली, और लिमिट तो मैंने आपको बताया हुआ है, इसीलिए सबसे पहले लिमिट पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे जहां पर हमको सिंपली ये लिमिट जो है आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, मैं लिमिट बोलूंगा इसको। और कुछ केसेस में वही लिमिट वाला ही सीन है सब कुछ, जहां हमको ये सकता है कि इसकी LHL RHL अलग अलग आ सकती है, तो फिर a प्लस और a माइनस पे अलग अलग कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये बात। चलिए, ठीक है, तो कुछ इसके रेस्पेक्ट में भाई थ्योरम्स कुछ जो है वो देख लेते हैं, कुछ थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो देख लेते हैं। सेकंड, या फिर ज़्यादा बेटर होगा इसको स्टार पॉइंट लेके चलें। थ्योरम्स, what the theorem says, if a function is differentiable at x equal to a, then f is continuous at x equal to a, but not vice versa। बिल्कुल सही बात है ये। अगर x इक्वल टू ए पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस तो जरूर होगा, मगर अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस ना हो। जैसे आपका शार्प एज कंटिन्यूअस है x इक्वल टू ए पर, मगर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो सर इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है क्या, इसकी x इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या। हाँ भाई, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है क्या, क्या इसकी x इक्वल टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या, क्या ये x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है क्या दीदी। कंटिन्यूअस है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो अगर यहाँ पर बोल रहा है ना कंटिन्यूअस है, तो फिर ये मत पूछना कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। फिर
कंटिन्यूस फंक्शन की लिमिट हर जगह एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस है बोलना काफी है, यहाँ पर लिमिट लगाना कोई जरूरी नहीं है समझदार बच्चों के लिए। तो जिनको प्रॉब्लम है लिख लीजिएगा भैया लिमिट भी एग्जिस्ट करती है ना। चलिए ये तो खैर बचकानी सी बात है, इसको प्रूफ कर लेते हैं भाई, इसे प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, इसका प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है इसका। तो ये बोलता है फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। वैसे तो मैंने बता दिया आपको एग्जांपल देके, मगर भाई थ्योरेटिकली अगर किसी और पेपर पेन पे प्रूफ करके बताओ ऐसा होता है। चलो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन h इक्वल टू f डैश a। अगर इज गिवन, ये गिवन है, क्यों गिवन है? क्योंकि वो बोल रहा है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। अगर x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है तो फिर ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, तो ये तो गिवन है। और अगर ये गिवन है तो आगे देख लेते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। तो बाय फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड से देखो क्या चीज निकल के आती है। एक बच्चे का मैसेज आया था, सर आप अपनी राइटिंग अच्छी कर लो, बाकी कंटेंट तो बहुत अच्छा बनाते हो। तो बेटा बात ये है ना कि एक तो टाइम कम होता है, और दूसरा ये बहुत बहुत स्मूथ होता है। इस पर लिखते हैं ना तो जो पेपर पेन पे जो थोड़ा सा रहता है वैसा नहीं होता है, भागता है पेन थोड़ा। तो फिर भी चलो बेटा मैं कोशिश करता हूँ, बाकी थोड़ा आप भी, अब तो इतना टाइम हो गया, हमारे बच्चे तो क्लास के सारे समझते हैं, वो कोई बाहर का ही बच्चा था पता नहीं, है ना। पर फिर भी चलो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इक्वल टू बेटा ये एफ डैश ए, इतना तो गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर h जो है वो जीरो नहीं है, ये बात तो यहाँ पे डिक्लेयर है, h आपका जीरो नहीं हो सकता है, h आपका जीरो के तकरीबन आसपास कोई नंबर है। तो यहाँ से मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ ए हो जाएगा। और h क्या है, h पे तो लिमिट यहाँ भी लगानी चाहिए थी, वैसे स्पेस ही नहीं बचा है वहाँ लगाने के लिए, थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। इक्वल टू ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, चलिए h टेंडिंग टू 0, छोड़ो यार मत ही लगाओ तुम तो, ये h इंटू 0 हो जाएगा। और h जो है तकरीबन 0 है, समझ जाना बेटा ना, यहाँ पर जगह नहीं बची वरना मैं लिख देता। तो h तकरीबन 0 है, तो h जैसे रखेंगे तो ये तो टर्म आपके पास तकरीबन 0 हो गई। h क्या है, बहुत छोटा सा नंबर है। f ए क्या है, f ए आपका कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है ना। अब 0 भी हो तो भी चलेगा, 0 नहीं है तो भी चलेगा, कुछ भी हो, h को जैसे ही आप रखेंगे तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इक्वल टू ये 0 आ गया। और यहाँ से मेरे पास क्या आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a आ गया। अब सेकंड बाय सेकंड एंड थर्ड, बस दो लाइन का क्वेश्चन, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन h इक्वल टू f डैश ए दिया है। तो साइड चेंज कर लेते हैं इसका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू एफ डैश ए। h को लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे तो तकरीबन 0 रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h इक्वल टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल टू f ऑफ a आ गया। तो ये बोलता है कि ये f ऑफ a, ये बोलता है ये f ऑफ a, इसका मतलब तीनों बराबर है। तो तीनों को अगर हम बराबर लिख दें तो तीनों को बराबर लिख देते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल टू f ऑफ a। क्या होता है ये,
क्या होता है संस्कृति, ये क्या होता है? ये कंडीशन कब एग्जिस्ट करती है? वो कंटिन्यूस है। यस, इस कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a। ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको। पेपर पेन पे प्रूफ करने वाली जो बात होती है वो ये होगी। अदरवाइज आपको सिंपली याद रखना है कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी गिवन पॉइंट पर तो वहां पर कंटिन्यूस जरूर होगा और लिमिट तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगी ही। सही, ठीक है बच्चों, आपका हो गया टाइम। मैं क्लास जो है वो डिस्कार्ड कर देता हूँ और दूसरे बच्चों के साथ में मैं भी लिंक भेजता हूँ। ठीक है बेटा ना, आपकी क्लास का दूसरा। किसी को कुछ डाउट है पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। भक्ति क्लियर है पूरा? अरविंद आपको क्लियर है? हाँ सर। उदय क्लियर है आपको? निमेश? चलिए बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। निमेश का मैसेज आ गया बच्चे का। चलिए ठीक है, तो बाकी कल देखते हैं और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अच्छा एक और चीज,